गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक ऑफ यूनिट थर्ड, दैट इज एंटीजन एंड द टाइप्स ऑफ एंटीजन। तो हम एंटीजन किसको कहेंगे? सब्सटेंस दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आईजी रिसेप्टर ऑफ बी सेल और by the T cell receptor when complexed with the MHC are called antigens, or any foreign substance that induce specific immune response when introduced and induce the formation of antibodies that can specifically interact with immunoglobulin receptor on B cell or T cell receptor when complexed with the MHC are called immunogens. तो बेसिकली एंटीजेंस किसको कहेंगे? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए, या फिर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में या फिर हमारे सर्कुलेशन में आने के बाद में वो एक तो बी सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए या फिर वो टी सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीजेंस। तो वो अलग अलग नेचर का हो सकता है, जो हम बाद में देखेंगे। वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर कोई सब्सटेंस के फॉर्म में भी या फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये अगर हम टर्म्स यहाँ पे थोड़ा सा सिनोनिमस एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, इम्यूनोजेंस। तो एंटीजेंस और इम्यूनोजेंस में क्या डिफरेंस है? तो इम्यूनोजेंस विच इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, तो ऐसे सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जो हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे इम्यूनोजेंस। और एंटीजेंस किसको कहेंगे? एंटीजेंस विच इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे इम्यूनिटी को या हमारी इम्यूनिटी द्वारा एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करने के लिए या फिर एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए जो इंड्यूस करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे एंटीजेंस। तो ये दोनों टर्म जो है वो सिनोनिमस है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। तो सभी इम्यूनोजेंस है जो है वो एंटीजेंस है, बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। यानी सभी जो इम्यूनोजेंस है वो एंटीजेंस है, यानी वो सभी इम्यूनोजेंस जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं, बट ऑल एंटीजेंस और नॉट इम्यूनोजेंस। यानी सभी जो एंटीजेंस है वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एंटीजेंस का काम क्या है कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को बढ़ावा देना या फिर एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करना। इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन से जनरेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एंटीजेंस होते हैं वो सभी एंटीजेंस जो है वो इम्यूनोजेंस नहीं होते। इसका एग्जांपल्स है हैप्टेंस। हैप्टेंस एंटीजेनिक है लेकिन वो इम्यूनोजेनिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हैप्टेंस जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस तो करता है लेकिन किसी भी प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए वो बढ़ावा नहीं देता है। अब इस डायग्राम से हम या फिर इस फ्लो डायग्राम से हम थोड़ा सा देख पाएंगे कि इम्यूनोजेनिसिटी वर्सेस एंटीजेनिसिटी। तो एबिलिटी टू इंड्यूस आइदर ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करती है। एक को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस और दूसरे को कहेंगे हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस यानी जो इम्यून रिस्पांस एंटीबॉडीज़ द्वारा ट्रिगर किया जाता है या एंटीबॉडीज़ के द्वारा दिया जाता है, ऐसे इम्यून रिस्पांस को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस। और जो टी सेल द्वारा या जो हमारी इम्यून सिस्टम के जो भी सेल्स हैं उनके द्वारा जो इम्यून रिस्पांस दिया जाता है, ऐसे इम्यून रिस्पांस को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। ठीक है। तो इम्यूनोजेनिसिटी यानी क्या होता है? जब बी सेल को जब एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है या जब बाइंड करता है तो बी सेल एक्टिवेट होके दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इफेक्टर बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। Further, effector B cell is differentiated into plasma cell, which finally secretes antibodies. तो ये एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जब बी सेल कोई भी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो
एंटीबॉडीज़ के द्वारा जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। टी सेल अगर उस एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है तो क्या होता है, टी सेल द्वारा इम्यून रिस्पॉन्स जो कि हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो कैसे होता है, टी सेल रिसेप्टर द्वारा एंटीजन रिकॉग्नाइज होता है और उसके बाद में वो फिर टी सेल एक्टिवेट होकर डिफ्रेंशिएट होती है इफेक्टर टी सेल में और मेमोरी टी सेल में, और इफेक्टर टी सेल फिर फाइनली इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं TH सेल एंड CTL cells, which finally secretes the cytokines, and cytokines then brings out the cell mediated immune response by inviting the other cells of immune system. Antigenicity, as already we have discussed, it is the ability to combine specifically with the product of above responses that are either secreted एंटीबॉडी और सेंसिटाइज टी सेल। यानी एंटीजेनिसिटी यानी क्या है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल जो है अगर वो टी सेल को बाइंड करता है या फिर बी सेल को बाइंड करता है तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम, इस टाइप की प्रॉपर्टी को बेसिकली हम कह सकते हैं एंटीजेनिसिटी। अगर अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं एंटीजेंस के, तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज नॉन सेल्फ, यानी वो हमारे बॉडी का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए एंटीजेंस। इट शुड बी ससेप्टिबल फॉर प्रोसेसिंग, यानी उस वो जो भी सब्सटेंस है जिसको हम एंटीजेंस कहेंगे दैट शुड बी ससेप्टिबल फॉर प्रोसेसिंग, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है उसके ऊपर एक्ट होने चाहिए। इसके बाद में प्रोसेसिंग शुड ऑकर इन फिजिकल एंड केमिकल लिमिटेशंस दैट कैन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी नॉर्मली हमारे जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है उसमें उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, ऐसे सब्सटेंस को हम कह सकते हैं एंटीजेंस। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव एंटीजेंस आर लार्ज रिजिड chemically complex that can be degraded readily into the soluble fragments that can be recognized by the immune system। तो जो एंटीजेंस रहेगा जितना ज़्यादा लार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा रिजिड रहेगा या केमिकली कॉम्प्लेक्स रहेगा, जिसको हम रेडीली डिग्रेड कर सकते हैं सोल्यूबल फ्रैगमेंट्स में, और जो सोल्यूबल फ्रैगमेंट्स रहेंगे उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे हमारी इम्यून सिस्टम, ऐसे सब्सटेंस को हम कह पाएंगे एंटीजेंस। अब ये इम्यूनोजेनिसिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो पहला है फॉरेननेस, मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, उसके बाद में केमिकल कंपोजिशन, ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग, जेनेटिकल एस्पेक्ट्स एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला जो है वो है फॉरेननेस। तो वो सब्सटेंस जो है वो जितना ज़्यादा हमारे बॉडी से अलग रहेगा, यानी जितना ज़्यादा वो हमारा नॉन सेल्फ कंपोनेंट रहेगा या हमारे ज़्यादा जितना वो डिस्टेंटली रिलेटेड रहेगा, तो वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटीजन करके काम करेगा हमारे लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, या फिर उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो रहेगी वो उतनी ज़्यादा रहेगी। मॉलिक्यूलर साइज यानी यूजुअली लार्जर मॉलिक्यूल्स विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट आर गुड इम्यूनोजेंस, यानी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा उस सब्सटेंस का वो उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी क्या करेगा, शो करेगा, यानी वो उतना ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को वो स्टिमुलेट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो यूजुअली मॉलिक्यूलर वेट अगर 5000 से 10,000 से कम है तो हम कह सकते हैं कि वो कैसे रहेगा, वो पुअर इम्यूनोजेंस करके रहेगा, यानी उसके पास जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने की जो एबिलिटी रहेगी वो थोड़ा कैसे रहेगी, कम रहेगी। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज द मॉलिक्यूल्स विद द स्टेबल स्ट्रक्चर। तो यूजुअली जितना ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी उस सब्सटेंस की या उस मॉलिक्यूल की। तो हाईली फ्लेक्सिबल जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका विदाउट फिक्स्ड शेप और are called as the poor antigens. For example, gelatin, which is the flexible molecule and hence it is considered as a poor immunogen. अगर मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, तो प्रोटीन आर बेटर एंटीजेंस देन द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी अगर इम्यूनोजेनिसिटी अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। केमिकल कंपोजिशन, तो यूजुअली जितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहेगा
फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, अगर वो होमोपॉलीमर है तो वो क्या रहेगा, पुअर इम्यूनोजन रहेगा डिस्पाइट ऑफ देयर साइज, यानी उसका जो साइज़ रहेगा वो साइज़ मैटर नहीं करेगा अगर वो होमोपॉलीमर है तो। अगर वो होमोपॉलीमर है तो वो क्या रहेगा, पुअर इम्यूनोजन रहेगा। अगर हेटेरोपॉलीमर है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव इम्यूनोजेनिसिटी शो करेगा, क्योंकि उसका जो उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, या हम कहेंगे कि उसके केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो रहेगा वो कैसे रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रहेगा। ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो हमारी इम्यून सिस्टम के सेल्स अगर उसको डिग्रेड नहीं कर पा रहे या प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, पुअर इम्यूनोजेनिक है। तो जितना ज़्यादा ससेप्टिबल रहेगा हमारी इम्यून सेल्स के प्रोसेसिंग के लिए, वो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, इफेक्टिव इम्यूनोजेन रहेगा। जेनेटिकली एस्पेक्ट, यानी एंटीजेंस विच शेयर सेम जेनेटिकल बायोकेमिस्ट्री आर पुअर इम्यूनोजेंस, यानी अगर एंटीजेंस है, अगर वो हमारे ही जेनेटिकल बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है या हमारा सेम जेनेटिकल बायोकेमिस्ट्री वो शेयर कर रहा है या शो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, पुअर इम्यूनोजेन है। तो जेनेटिकली वो जितना ज़्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो एक इफ़ेक्टिव इम्यूनोजेन कहलाएगा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक जो एंटीजन होता है उसका एक स्पेसिफिक रूट ऑफ एंट्री होता है। तो वो जो एंटीजन रहेगा, अगर वो प्रॉपर वे से ही अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ही वो क्या कहलाएगा, एक इफ़ेक्टिव या गुड इम्यूनोजन कहलाएगा। अगर वो अपने नॉर्मल या स्पेसिफिक पोर्टल वे ऑफ एंट्री से अगर वो एंटर नहीं करता है तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव इम्यूनोजन नहीं रहेगा। इसके बाद में एक शॉर्ट टर्म है, कंप्लीट एंटीजन एंड इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन किसको कहेंगे, अगर दोनों प्रॉपर्टी अगर वो शेयर करता है, इम्यूनोजेनिसिटी एंड इम्यूनो रिएक्टिविटी। इम्यूनोजेनिसिटी यानी अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स अगर वो इंड्यूस करता है, इम्यूनो रिएक्टिविटी यानी क्या है कि जो भी इम्यून सेल्स है, जैसे वो बी सेल के साथ में अगर कंबाइन हो सकता है या फिर टी सेल के साथ में वो कंबाइन हो सकता है या रिएक्ट कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं इम्यूनो रिएक्टिविटी। ठीक है। इनकम्प्लीट एंटीजन किसको कहेंगे, अगर वो सिर्फ इम्यूनो रिएक्टिविटी अगर शो करता है, ठीक है, तो ऐसे एंटीजन को हम कहेंगे इनकम्प्लीट एंटीजन। फॉर एग्जांपल, अब हैप्टन सिर्फ क्या करता है, इम्यूनो रिएक्टिविटी शो करता है, तो हैप्टन क्या है, एक इनकम्प्लीट एंटीजन है। यानी ये सिर्फ जो है एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट कर सकता है या फिर टी सेल के साथ में वो रिएक्ट कर सकता है। तो ये जो है सिर्फ इम्यूनो रिएक्टिविटी शो करता है, लेकिन वो जो है इम्यूनोजेनिसिटी शो नहीं करता, यानी पर्टिकुलर एक इम्यून रिस्पॉन्स वो ट्रिगर नहीं करता। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एंटीजन को हम कहेंगे इनकम्प्लीट एंटीजन। वही अगर कैरियर की बात हम करते हैं, तो कैरियर जो है इम्यूनोजेनिक होता है, यानी ये इम्यून रिस्पॉन्स को शो करता है। तो जब हैप्टेन को हम मिक्स करते हैं कैरियर के साथ में, तो हैप्टेन क्या है, इम्यूनो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, और कैरियर क्या है, इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल है। तो जो दोनों को हम जब साथ में मिलाते हैं तो ये बन जाता है कंप्लीट एंटीजन। ठीक है। तो ये डायग्राम जो है, ये आपको डायग्राम से पता चल जाएगा, हैप्टेन मॉलिक्यूल्स है और ये कैरियर मॉलिक्यूल्स है। ये जब दोनों मिल जाते हैं, the combined structure is called as the complete antigen, which will trigger the immune response and as well as it will react with the cells of immune system or the products of the immune response. अब epitope क्या है, epitope यानी it is a discrete site on the macromolecular antigen against with exact immune response is induced are called epitopes। यानी कोई एक एंटीजन है, वो एंटीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो पूरा एंटीजन जो है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हर एक केस में। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है या उसका एक छोटा सा जो पार्ट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। तो वो जो छोटा सा एंटीजन का एक पार्ट होता है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं इपिटोप।
तो हर एक एंटीजन पे कितने इपिटोप्स रहेंगे वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एंटीजन है। तो जो नंबर ऑफ इपिटोप्स रहेंगे उसको हम कहते हैं द एंटीजन ऑफ वैलेंसी ऑफ दैट एंटीजन। तो हर एक एंटीजन की जो वैलेंसी रहेंगी वो अलग अलग रह सकती है। यूनिवैलेंट यानी अगर सिंगल इपिटोप है तो उसको कहेंगे यूनिवैलेंट। बायवैलेंट, दो अगर इपिटोप्स हैं तो उसको कहेंगे हम बायवैलेंट। अगर दो से ज़्यादा अगर है इपिटोप्स है तो उसको कहेंगे हम मल्टीवैलेंट एंटीजन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इपिटोप। तो ये जो है ग्रीन कलर में आपको एंटीजन दिख रहा है और ब्लू कलर में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इपिटोप को। अब इपिटोप के टाइप्स क्या हैं? तो इपिटोप के टाइप है रिएक्टिव, हिडन, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, इम्यूनोडोमिनेंट। रिएक्टिव यानी इजीली एक्सेसिबल, अगर वो इपिटोप है इजीली जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज अगर उसको रिकॉग्नाइज कर पा रही है तो ऐसे इपिटोप को हम कहेंगे रिएक्टिव। हिडन यानी इपिटोप है लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है, वो हिडन है, एंटीबॉडीज उसको बाइंड नहीं कर पा रही है, किसको, इपिटोप को। तो ऐसे इपिटोप को हम कहते हैं हिडन इपिटोप। ओवरलैपिंग इपिटोप यानी इपिटोप जो है एंटीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा पास में है जिसके कारण जो है एंटीबॉडी प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पा रही है इपिटोप को। दोनों इपिटोप क्या है एंटीजन पे बहुत पास है, वो बहुत नियरली लोकेटेड है जिसके कारण जो है एंटीबॉडी जो है वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पा रही है हर एक इपिटोप को। तो ऐसे टाइप के इपिटोप को हम कहते हैं ओवरलैपिंग इपिटोप। नॉन ओवरलैपिंग इपिटोप यानी अगर डिस्टेंटली रिलेटेड है, इजीली एक्सेसिबल है, तो ऐसे मोर देन वन इपिटोप हैं तो ऐसे इसको कहेंगे नॉन ओवरलैपिंग। इम्यूनोडोमिनेंट इपिटोप है। इम्यूनोडोमिनेंट इपिटोप यानी क्या होता है कि जो इपिटोप जो विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट एनी टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तो ऐसे इपिटोप को हम कहते हैं इम्यूनोडोमिनेंट इपिटोप। अभी टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, तो इसके अलग अलग टाइप्स है, जीनो एंटीजन, एलो एंटीजन, ऑटो एंटीजन, सुपर एंटीजन। जीनो एंटीजन यानी हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, अगर वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म का मॉलिक्यूल है तो या एंटीजन है तो ऐसे इसको कहेंगे हम जीनो एंटीजन। एलो एंटीजन यानी क्या है, अगर सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है एंटीजन तो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है लेकिन वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है तो उसको कहते हैं हम एलो एंटीजन। ऑटो एंटीजन यानी हमारा अगर खुद के बॉडी का, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के खुद के बॉडी का अगर वो एंटीजन है तो उसको कहेंगे हम ऑटो एंटीजन। सुपर एंटीजन यानी क्या है, एंटीजन्स विच कैन एक्टिवेट लार्ज फ्रैक्शंस ऑफ टी सेल, यानी अगर टी सेल ज़्यादा नंबर में अगर वो टी सेल को एक्टिवेट कर पा रहा है तो ऐसे एंटीजन्स को हम कहते हैं सुपर एंटीजन। सिक्वेस्टर्ड एंटीजन्स यानी क्या है, जो एंटीजन्स यूजुअली हाइड रहते हैं हमारे सर्कुलेशन से, वो अनएक्सेसिबल रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं या फिर लेंसेस ऑफ आइज और स्पर्मेटोजोआ, ये कभी सर्कुलेशन में नहीं आते, तो ये हमेशा यूजुअली क्या होता है हाइड रहते हैं। तो ऐसे एंटीजन्स को हम कहते हैं सिक्वेस्टर्ड एंटीजन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर अगर हम देखेंगे तो उस एंटीजन्स का केमिकल नेचर कैसा है या उसकी बायोकेमिस्ट्री कैसे है, उसके बेसिस पे प्रोटीन्स, अगर वो अमीनो एसिड से बना है तो उसको कहेंगे हम वो प्रोटीनेशियस एंटीजन है। अगर कार्बोहाइड्रेट से बना है तो उसको कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस। अगर वो उसका नेचर न्यूक्लिक एसिड का है तो वो उसको कहेंगे हम न्यूक्लिक एसिड एंटीजेंस। और लिपिड, अगर उसका नेचर अगर लिपिड्स का है तो वो लिपिड एंटीजन। तो बेसिकली उसका केमिकल नेचर कैसा है उसके बेसिस पे ये टाइप्स है। ठीक है, थैंक यू।